अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच हुआ। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 187 स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और क्वेटा ग्लैडिएटर ने 19.1 ओवर्स में 188 स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और इसी के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर ने जीत अपने नाम करा ली। नसीम भाई, दूसरी जीत क्वेटा ग्लैडिएटर की, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? पिछले 4 सीज़न से क्वेटा को अच्छा आगाज़ नहीं मिला था, तो अब ग्लैडिएटर्स को एक रिदम मिला होगा 2 मैचों में उन्होंने, और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। दोनों मैचेस में उन्होंने हाई स्कोरिंग मैचेस, एक चेस भी किया, एक में उन्होंने 200 प्लस रन स्कोर किए। फिर उनके सारे ही ऑप्शन जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सऊद शकील की स्पेशली बात करूंगा कि जिनके बारे में कहा जाता था, इवन कि हम भी बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि जो आपने एक पतली पतली कलाइयों की छोटी छोटी कलाइयाँ, आकिब जावेद के दिल पे अब शायद छुरियाँ चल रही हैं कि यार क्यों कह दिया। वो हो सकता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कलाइयाँ देख के ये बात की हो, तो वो तो उनकी तो ऑलरेडी बिल्कुल जेनेटिक्स ही डिफरेंट होती है उन लोगों की। लेकिन मेन चीज़ है कि वो हिट क्या कर रहे हैं। सऊद शकील ने कल भी छक्के लगाए थे, और सऊद शकील ने आज भी जो बैटिंग की तो प्रॉपर शॉट्स खेल रहे थे, ये नहीं इधर उधर घुमा रहे हैं, प्रॉपर शॉट्स खेल रहे हैं। और प्रॉपर शॉट से वो 173.91 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आपके बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो उन्होंने अब इम्प्रूव किया, लेकिन अब भी वो इम्प्रूव करने के बाद 140, 45, 50 इंटरनेशनल मैच की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जाता। रिजवान का स्ट्राइक रेट 138, 40 इतना ही रहता है। लेकिन अगर सऊद शकील, जिनको मौका ही नहीं मिला, वो 173 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक के लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए सोचने का साइन ज़रूर है। दैन ख्वाजा नाफे, ख्वाजा नाफे का नाम पहले पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, फिर उमर एसोसिएट्स, फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इतना ज़्यादा ऑलरेडी मंजर आम पे आ चुका था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे थी। और आज जो टारगेट चेज़ किया उसमें ख्वाजा नाफे की 193.54 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग, जिसमें 60 ऑन 31 बॉल्स विद 4 4 एंड 3 सिक्सेस, वो फ़र्क डाल गई। ओवरऑल अगर मैं देख लेता हूँ तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का रिदम अच्छा है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आमिर का है। देखें, अकील हुसैन पिछले मैच में एक्सपेंसिव रहे थे स्टार्ट में, आज अकील हुसैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने पहली गेंद पे फखर जमान को आउट कर दिया। लेकिन अगर हम आज देखते हैं तो आमिर तो एक्सपेंसिव रहे, 8.25 4 ओवर्स में 33, आमिर एक्सपेंसिव तो रहे हैं। ये एक्सपेंसिव अगर जिसने उनकी बॉलिंग देखी है, कोई एज लग के चौका हो गया और कोई कैच उनका हाथ से गिर गया, आमिर ने बहुत ही अच्छी, और जिस लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल उन्होंने अच्छा नसीम भाई, अगर हम लाहौर कलंदर को देखते हैं तो साहिबजादा फरहान ने बस एक इसमें स्कोर किया था, अदरवाइज अगर जहादाद आज नहीं चलते तो ये 133 और 134 के एवरेज पर ही इनका मैच खत्म हो जाना चाहिए था। एक अच्छा ऑप्शन जहादाद की सूरत में हमारे सामने आया है। बिल्कुल, और अच्छा डिसीजन था ये आकिब जावेद का, समीन राना का, कि उन्होंने पहले भेजा सिकंदर से भी, और सिकंदर भी बाद में आए, और कार्लोस ब्रैथवेट भी बाद में आए, उनसे पहले जहादाद खान को भेजा। आखिरी 5 ओवर में 70 रन किए लाहौर कलंदर ने, 264 के स्ट्राइक रेट से खेले होंगे। वो उन्होंने जो 17 गेंदों पे 45 रन किए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी बैटिंग फ़खर जमान के गिर्द चलती है। ये दूसरा मौका है कि फ़खर जमान बहुत ही शेकी दिखाई दे रहे हैं, थैंक्स टू साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान पहली मरतबा कलंदर्स के लिए ओपन कर रहे हैं, और दोनों मैचों में अगर ये हम रेस्पेक्टेबल टोटल देखते हैं तो उसमें साहबजादा फरहान का रोल है। लेकिन लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट बहुत संजीदगी के साथ देखती है, तो फ़खर जमान की जानिब देखती है कि फ़खर परफॉर्म करेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो पिछले इवेंट के, जब लाहौर जीता था, हाईएस्ट रन स्कोरर थे। पहले 2 मैचों में उनसे उस तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ। आज के मैच में अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर की बहुत सारी मिस्टेक्स भी हमारे सामने आई, ईमन से भी हम वो भी बात करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे ऑप्शंस पाकिस्तान टीम के लिए ज़रूर हमें नज़र आए हैं। ईमन, कहाँ देखती हैं आप मिस्टेक? अगर हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की, मिस फील्ड भी इनकी बहुत थी, उसके अलावा बैटिंग अगर इस तरह नहीं खेलते जहादाद तो फिर स्कोर भी कम हो रहा था। बिल्कुल, लाहौर कलंदर की जो इनिंग्स का स्टार्ट था वो थोड़ा सा स्लो था, और उसकी वजह यही थी कि आज जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग थी वो बहुत एक्सेप्शनल थी। हुसैन ने जिस तरह से स्टार्ट किया अपनी बॉलिंग में, फर्स्ट ओवर में उन्होंने जस्ट 4 रन दिए, फिर नेक्स्ट ओवर में उन्होंने आउट कर दिया। तो फर्स्ट 10 ओवर्स में लाहौर कलंदर के जस्ट 67 रन थे, लेकिन जहादाद ने जिस तरह से रन किया आके लास्ट 10 ओवर्स में उनके 120 रन थे, तो एक बहुत अच्छा टोटल उन्होंने पोस्ट किया। बट लाहौर कलंदर का लास्ट टाइम भी उनका जो मैच था उसमें उनकी फील्डिंग स्लॉपी थी, और आज भी हमें स्लॉपी नज़र
कराई है, तो उनको अपनी फील्डिंग को कंसीडर करना पड़ेगा स्टार्ट से, क्योंकि स्टार्ट में जब आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा और आप विनिंग टीम है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, लास्ट 2 टाइम्स आप फाइनल खेल रहे हैं, तो ये आपको सूट नहीं करता। आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग है, इतनी अच्छी बॉलिंग है, यू शुड हैव अ विनिंग स्टार्ट। अच्छा, अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर का देखते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर को शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में ही झटका जेसन की सूरत में मिल गया था, फिर जेसन के 2 कैचेस छोड़े गए। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर के मैच को देखता हूं तो जो जेसन है उनकी इनिंग से मैं ज़्यादा इतना इंप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि उनके शॉट्स ज़्यादातर तो उनके वो जा रहे थे जो एज लग के चौके हो रहे थे, और फिर जिस बॉल पे वो आउट हुए वो भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं थी। जी बिल्कुल, जेसन रॉय थोड़ा कैजुअल खेल गए उस बॉल पे, वो स्पीड से शायद डिसीव हुए हैं, वो बॉल थोड़ा तेज़ था, वो पीछे चले गए उस बॉल पे। बट ओवरऑल सऊद और जेसन रॉय एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट टाइम इनकी 157 रन की पार्टनरशिप थी, आज भी इन्होंने बहुत अच्छा श्रेय दिया। लेकिन इस वक्त ख्वाजा नाफे ने जो इनिंग खेली है 1 डाउन आके, जिस वक्त आपके मेन बैटर जो सेट बैटर्स आउट हो गए और उसके बाद आप इतने काम एंड कंपोस्ट खेलें और आपने मैच को फिनिश किया है, तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कि आपकी न्यू इंडक्शन जो है वो इतना अच्छा आपको परफॉर्म करके दे दी। नसीम भाई, आप क्या देख रहे हैं, जितने भी अभी हमारे पास कुछ ऐसे नए लड़कों के नाम आ रहे हैं, आप चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेल रहे हों, लाहौर कलंदर से खेल रहे हों, आया वो अपनी टीम के लिए, उनकी टीम नहीं जीत रही है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम के लिए कैसे ऑप्शन है? जैसे कि इसमें जहादात का एक नाम हमारे सामने आया, साहिबजादा फरहान का नाम हमारे सामने आया, तो इन्हें क्या कंसीडर करना चाहिए अभी जो वर्ल्ड कप T20 होने वाला है? अभी इट्स टू अर्ली, अभी कई मैचेस बाकी हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, उसके बाद पाकिस्तान ने 2 सीरीज़ भी खेलनी है बिफोर वर्ल्ड T20। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से इन यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जा सकता है। सिर्फ एक साइम अयूब नहीं है, या एक आज़म खान नहीं है, या मैं बात करता हूँ तो हारिस नहीं है, ये इस तरह के जो भी यंगस्टर्स हैं कि जो हम समझते हैं कि ये हमारी फ़र्स्ट चॉइस है, फ़र्स्ट चॉइस को बिल्कुल नज़रों में रखें। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं, जैसे जहादात खान की मैं बात कर लेता हूँ, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी और बैट्समैन भी अच्छे हैं, तो वो कितने ग्रूम हो सकते हैं, वो कितना उनके ऊपर काम किया जा सकता है, इसको भी देखना होगा। ख्वाजा नाफे ने आज जो इनिंग खेली है, देखें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कैचेस ड्रॉप होने की। आज वसीम जूनियर से पहली गेंद पे फ़खर का कैच छूट गया था, और फ़खर को बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो अगले ओवर में ही आउट हो गए। फ़खर अकील हुसैन ने ही उनकी विकेट हासिल करके दी। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है इस वक्त, कैचेस विन मैचेस। लाहौर कलंदर्स ने अपने पिछले मैच में भी 2 आसान कैच शादाब के और सलमान अली आगा के ड्रॉप किए थे उस वक्त, और उनकी पार्टनरशिप वो मैच ख़त्म कर गई थी। लाहौर कलंदर्स को कैचेस ड्रॉप करने का खमियाजा वहाँ भी भुगतना पड़ा था। तकरीबन तमाम टीमें कैचेस ड्रॉप कर रही हैं, लेकिन मैंने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से ये चीज़ कम दिखाई दी। और देखिए, आपकी फील्डिंग आपकी टीम को लिफ्ट करती है। अच्छी एक फील्डिंग जो है पूरी टीम को तालियां बजाने में और तहरीक पैदा करने में बड़ी मददगार साबित होती है। तो और अच्छा कैच जो होता है वो कभी कभी टीम जो बहुत मुश्किल में होती है उसको लिफ्ट कर देता है। कोयटा ने कई अच्छे कैचेस लिए, बाउंड्री पे नाफे ने बड़ा अच्छा कैच लिया था, पिछले मैच में वसीम जूनियर ने 2 अच्छे कैच लिए थे, आज उनसे कैच ज़रूर ड्रॉप हुआ। तो जो टीम चांसेस अवेल करेगी, इस फॉर्मेट में टाइम बहुत कम है। बिल्कुल जी, टाइम होता बड़ा कम है T20 में, और एक गलती जो है वो फिर पूरा मैच जो है वो आपके हाथ से निकाल देती है। लेकिन जो नदीम उमर साहब हैं वो बिल्कुल खुश होंगे, 2 मैचेस लगातार आप लोग जीत गए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9। PSL से बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं। नसीम भाई, एक ख़बर ये भी आई है कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि मुझे इमरान खान के मशवरे पर जो है वो लाहौर कलंदर का कैप्टन बनाया गया है। ये बात क्या है, ज़रा इसको आसान अल्फाज में समझाएं कि क्या उन्होंने सोर्स लगाई थी या चक्कर क्या है ये? देखिए, 1992 वर्ल्ड कप के हीरोज़ में आकिब जावेद साहब भी शामिल हैं, जो लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट भी हैं और हेड कोच भी हैं। और उनके साथ इमरान खान साहब ने बुलाया था, कुछ क्रिकेटर्स को मिलने गए थे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी थे और शायद इनकी मुलाकात हुई थी, उसमें शायद कलंदर्स भी। तो उस मुलाकात में उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि वो खुद फास्ट बॉलर थे, कप्तान थे, वसीम अकरम फास्ट बॉलर थे, कप्तान थे, वकार यूनुस फास्ट बॉलर थे, कप्तान थे, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो वही उनका ख्याल था कि फास्ट बॉलर में ज़रा थोड़ी एग्रेशन ज़्यादा होती है, तो आपको कप्तान बनना चाहिए। तो बाद में ये स्टेटमेंट सामने आया कि उनके कहने पर उन्हें कप्तान, उन्होंने कहा कि और उसी बात को शायद लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने आगे बढ़ाया।
तो ये तो कुछ इस तरह का चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इंकिशाफ कर दिया, जैसे पता नहीं क्या है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है जो आप जिस तरह बता रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बुराई तो फिर नहीं है। तो ये जो चीज़ें अक्सर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इंकिशाफ कर दिया, बहुत बड़ा इंकिशाफ कर दिया। देखिए आजकल सियासी तौर पर डिफरेंट इजहार होते हैं प्लेयर्स की जानिब से, कोई ना कोई एक चीज़ देखने को मिलती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाबर आजम जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनके गले में बैट वो ज़्यादा थोड़ा सा नुमाया होता है। अब मैं वैसे ही एक बात करूँ, कहीं ना कहीं कुछ हम सियासी मामलात में नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है रोज़ ही एक नई खबरें आप टेलीविज़न खोलें तो आ रही होती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उनकी कोई हमदर्दी होती होगी तो वो भी एक टाइमली सामने आ जाती है। ठीक है जी, लेकिन जिस तरह का चल रहा था तो मैंने कहा सवाल पूछ लेना चाहिए। एमन, हफीज़ ने कहा है बाबर और रिजवान को कि आप लोग पूरी टीम नहीं हैं, टीम का एक हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जी मैंने उन्हें समझाया कि भाई आप दोनों पोजीशन अपनी चेंज करें और टीम के लिए खेलेंगे, सारी बातें सुनने में आई हैं। तो ये चीज़ अब हफीज़ ने जो है वो एक्सप्लेन की है। एक्चुअली इनका जो लास्ट ओवर था न्यूजीलैंड का, उसमें हम एक तरह से अपना टीम कॉम्बिनेशन बना रहे थे, तो उस वक्त हमें ज़रूरत थी कि हम यंगस्टर्स को चांस दें, जिसमें साइम अयूब एक ऐसा नाम था कि जिसको आप वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर कर रहे थे। तो वो चाहते थे मे बी कि आप ओपनर चेंज करें, और बाबर आजम ऐसे प्लेयर हैं जो कि वन डाउन पोजीशन में हमेशा से खेलते रहे हैं, और वर्ल्ड कप में उन्होंने उनको ट्राई करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो सका। बट ओवरऑल ये उनका चाहते हैं कि मतलब अगर साइम अयूब ऊपर खेलें और बाबर आजम नीचे से आके टीम को संभालें तो वो उसके लिए अच्छा होगा, बजाय इसके कि बाबर आजम और रिजवान ही ओपनिंग स्टैंड करें और वो अपने न्यू कॉम्बिनेशंस को ट्राई ना कर सकें। अच्छा, आप क्या समझती हैं एज अ कैप्टन कि हमें ये चीज़ फिक्स कर लेनी चाहिए कि नहीं जी मैं वन डाउन या ओपनर का ही बैट्समैन हूँ, या फिर सिचुएशन देखकर हमें आना चाहिए अपने नंबर पर, या हमने बस फिक्स कर लिया कि नहीं बस ये मेरे ही नंबर है, इस पर कोई नहीं आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि ये मेरा जैसे स्कूल में होता है ना, बेंच होती है, कुछ बच्चे कहते हैं हम आगे ही बैठेंगे, कुछ कहते हैं बीच में ही बैठेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कैप्टन भी तो थे। नहीं, एक प्लेयर की स्किल होती है, जो ओपनर्स होते हैं वो नीचे इतना अच्छा खेल नहीं पाते क्योंकि उनको न्यू बॉल खेलने की आदत होती है, तो ओपनिंग से जब उनको स्टैंड मिलता है तो वो अपनी इनिंग को इस्टेब्लिश करके मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन अगर T20 क्रिकेट होता है उसमें भी ओपनर्स यूजुअली सेम रहते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका फ्लोट करता है, तो एक तरह से तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास ओपनर्स आपके ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं। अगर आपने ओपनर को रिप्लेस करना है तो ओपनर से ही रिप्लेस किया जाए, बजाय इसके कि आप नीचे से किसी को ऊपर ले आएँ कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, वो आके अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। नसीम भाई, आप कैसे देखते हैं, हफीज़ क्या ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि भाई मैंने देखो इनकी काउंसलिंग करी, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कौम का सरमाया है, लेकिन ये बात करने का मकसद क्या था कि वो ये बता रहे थे कि जी मैंने इन्हें कन्विंस किया इस चीज़ पे, पहले कन्विंस नहीं हो रहे थे? देखिए, मैं हफीज़ के कन्विंस करने पे तो बाद में आता हूँ, लेकिन हम ये बात बहुत अरसे से कर रहे थे कि बाबर आजम, रिजवान और एक दो और प्लेयर्स उसके अंदर शामिल थे, वो वाकई ख़ुद को टीम ही समझते थे, और बाबर को भी पता होता था एशिया कप से पहले कि मेरे 16 वर्ल्ड कप में कौन से होंगे, जो उनका कॉन्फिडेंस हमारे सामने आया है, तो वो वाकई ख़ुद को टीम ही समझते थे। और वो कभी भी फ़खर जमान प्रॉपर ओपनिंग बैटर हैं कि जो इस फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर होंगे जब उनके लगते हैं, वो 4 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। साइम अयूब को आपने खिलाया, उनको 3 नंबर पर डेब्यू कराया। कहने का मकसद है कि आप में इतनी भी करेज नहीं थी कि एक यंगस्टर आ रहा है, उसमें टैलेंट दिखाई दे रहा है, चलो हम में से कोई एक अपना नंबर कम कर ले। हफीज़ साहब बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस के बाद आई थी, कप्तान भी हट गया था, बहुत सारी चीज़ें उनकी, अगर वही चीज़ मजबूत होती तो मैं देखता कि हफीज़ साहब कैसे हटा पाते हैं। क्या रिजवान को हटा लिया था मोहम्मद हफीज़ ने? नहीं हटा सके थे। रिजवान ने इतलात ऐसी सोर्सेज बताते हैं कि रिजवान ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि मैं तो ओपनर ही खेलूंगा। देखें, आप अगर सच्चाई से देखें मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से ये कोई हमारी ये नहीं है कि भाई यही होंगे हमारे दोनों ओपनर। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उससे मैच करते हुए आप अपने ओपनर्स को लेके आए। बाबर आजम में इम्प्रूवमेंट है, रिजवान में इम्प्रूवमेंट है, इनके लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई आप स्ट्राइक रेट आपका क्या है, आप रन छोड़ें जी, आप स्ट्राइक रेट किससे खेल रहे हैं, आप पावर प्ले को कितना यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों 15 ओवर 14 ओवर बैटिंग करके जाते हैं, उसके बाद बाकी आने वालों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, बचता भी नहीं है। और फिर एक वही वाली बात हो जाती है ना कि पाकिस्तान टीम में किसी की जागीर नहीं है। वहीं पर एक स्टेटमेंट हम देख रहे हैं रमीज़ राजा का। रमीज़ राजा जिनके बड़े लाडले हुआ करते थे, बाबर आजम बड़ा फेवरेट उनके वो थे, वो उनके बारे में स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि जी बाबर एक ही पोजीशन पे, आज उन्होंने अपनी कुछ फेवरेट पोजीशंस बना ली हैं जिन पे उन्होंने आउट होना होता है, जो बहुत सिंपल पोजीशंस हैं। सेकंड में वो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो एंड तक खेले। वही वाली बात कि बाबर सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे। भाई एंड तक खेलो तो मैच जिताओ। हाँ, जो मैच विनर है वो मैच विनर है। आज अगर नाफे ने मैच जिताया है तो वो मैच विनर है।
बाबर आजम को भी कल ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो मैच नहीं जिता सके थे। और हम बार बार बात ये कर रहे हैं कि बाबर आजम आपके 50-60 रन होते हैं, वो मैच पाकिस्तान के हक में जाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अगर रमीज़ राजा बात कर रहे हैं कि सिमिलर पोजीशन पे बाबर आउट हो रहे, रमीज़ राजा साहब ने तो आउट ऑफ वे जाके बाबर को सपोर्ट, वही मैं कह रहा हूं, बड़े लाडले थे उनके, आज चहीते बच्चे थे। आज अगर हफीज को भी मुश्किल हो रही है, आज अगर टीम को लेके चलना भी मुश्किल हो रहा था, या टीम में एक ग्रुप बन गया था, तो उसमें रमीज साहब का बहुत बड़ा रोल था, रमीज राजा भाई ने उसमें। वहां पर इतनी अथॉरिटी पाकिस्तान में आप किसी को भी नहीं दे सकते, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। देखें, ग्रुपिंग की खबरें क्या सरफराज की कप्तानी में कभी आई? ये बैठी हुई है, ग्रुपिंग की खबर नहीं आई। वहाँ आपको हर आदमी कहता हुआ दिखाई देता था, चाहे वो बाबर आजम हो। आज भी बाबर आजम ये बात कहते हैं कि हम सरफराज के दौर में ग्रूम हुए थे। बाबर आजम के दौर में इतनी ग्रुपिंग हो गई। ग्रुपिंग कब होती है? जब आप कप्तान हल्के होते हैं, ये याद रखिएगा। जब कप्तान तगड़ा होता है, ग्रुपिंग कम होती है, और वो अपने तरीके से टीम को लेके चलता है। बाबर आजम प्लेयर बहुत बड़े थे, लेकिन बाबर आजम अगर कैप्टन भी उतने ही तगड़े होते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर अब क्या वजह बन रही है? जब आप बता रहे हैं, और हमने भी देखा था कि रमीज राजा ने एक बड़ा एक्सेस दिया था, और बाबर तो उनकी आंखों का तारा और दिल का सुकून था, तो आज ये बातें अब फिर क्यों कर रहे हैं? पहले जब उस बेचारे का टाइम चल रहा था, जब आपने उसको बिगाड़ दिया, अब जब बिगड़ गया तो बुराइयां कर रहे हैं। अब भी उनका कहना ऐसा ही है जैसे बाप बेटे को डांटता है कि उनके एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं। कोई उन्होंने ये बात नहीं की कि बाबर करके वैसे भी समझा सकते थे बाबर आपको मैच फिनिश करना चाहिए। आप बाबर को, उन्होंने ये बात तो नहीं की कि बाबर से मैच फिनिश नहीं हो रहा है, जो बाबर के लिए बड़ा मसला है। देखिए, जब तक आप मैच फिनिश नहीं करेंगे, आप वर्ल्ड क्लास या मैच विनर, आपके रन्स चाहे कितने भी हो जाएं। आज अगर विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो मैच विनर है, और सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है वो बहुत बड़े प्लेयर थे लेकिन उस तरीके के मैच विनर नहीं थे, तो बाबर आपका क्राइटेरिया मैच विनर होना चाहिए। जैसे जावेद मियांदाद साहब थे, जैसे इंजमामुल हक थे, ये मैच को फिनिश करके आते थे। तो आप इस मैच को फिनिश करने की जानिब जाएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉप ऑर्डर से नहीं कर सकते, तो अब तो आपको आइडियल पोजीशन 3 नंबर पाकिस्तान टीम में मिली हुई है, जो आपको कैरी करने का पूरा मौका है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको अपनी चीज़ों को इंप्रूव करना है। बात करने का मकसद, बताने का मकसद यही होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जब अभी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप T20 खेले, तो एक इंप्रूवमेंट हमें नजर आए। यही नहीं हो कि वही नाम आ रहे हैं, हम यहाँ बैठ के शोर कर रहे हैं, शोर के बाद क्या होना होता है, हमारी तो कोई इतना सीरियस लेता नहीं है, और फिर आने के बाद फिर वही मासूम शक्लें बना के लोग घूमें। इस वजह से पहले से थोड़ा सा बता रहे हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और पीएसएल में आप हमारे सामने बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आईपीएल की भी कुछ खबरें आ रही हैं। जे शाह साहब बड़े उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया है। नसीम भाई, उन्हें भी मोहसिन नकवी वाला उन्होंने एक एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा है अपने प्लेयर्स को कि आईपीएल के बजाय डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दें, और बड़ी एक उन्होंने वार्निंग दी है। तो उनको भी ख्याल आ गया कि भाई हम जो पैसा लगा रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह हो जाएगी। क्या चक्कर है, या सिर्फ ये सुनाने की हद तक के स्टेटमेंट है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने आने से पहले एक पैगाम दिया। अभी वो आज भी मौजूद थे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के साथ मैच देखा, वो कल भी मौजूद थे। इसके बावजूद कि उनकी बहुत जिम्मेदारियाँ इस वक्त निगरां वज़ीर आला, और अभी इक़्तिदार मुंतकिल होना है प्रॉपर हुकूमत को, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं देखता हूँ तो फिर थोड़ी सी सूरत हाल चेंज दिखाई दे रही है। तो ये जे शाह को मतलब एकदम से ये ख्याल कैसे आ गया कि भाई अपने उनको, क्योंकि आईपीएल ये लीग्स ये तो उनकी पैदा करता है, क्रिकेट के अंदर पैसा जो लेकर आया है ये तो जे शाह लाया है। इसने इसको एक बिजनेस बनाया है, जितना अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसने खुद बिजनेस बनाया। अब वो अपने प्लेयर्स को बोल रहा है कि नहीं भाई डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो दो। तो ये कोई ड्रामा है क्या? चक्कर क्या? ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल ड्रामा नहीं है। अब उसको क्यों ख्याल आ रहा है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड में बहुत पैसा है, वो अपने खिलाड़ियों को बहुत पैसा देते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो डिसिप्लिन रखते हैं अपने खिलाड़ियों को। वो जो कहते हैं ना कि एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है या क्रिकेट बोर्ड का बड़ा होता है, उसके अंडर में जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो बाप की फादर फिगर की हैसियत रखता है, और कहते हैं कि अपनी औलाद को भी कि खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की निगाह से। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आज तक हम बात कर रहे थे विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली अपने क्रिकेट बोर्ड को बता के गए कि मैं जा रहा हूं। अच्छा, ये जो इशू ये श्रेयास अय्यर और ईशान किशन की वजह से फिर ये इशू उठा था कि ये इन्होंने स्किप किया था। बिल्कुल, श्रेयास अय्यर और ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी का आखिरी राउंड मैच नहीं खेला था, थोड़ा कैजुअल ले लिया था। एक की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, एक की टीम क्वालिफाई कर गई थी, तो दोनों रिलैक्स थे। उन्होंने कहा कि हम स्टार हैं, हम ये मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा ये पैगाम क्या था
कि तुम IPL में भी दिखाई नहीं दोगे। ये IPL से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैगाम ये कि फिर अब आप IPL में भी दिखाई नहीं देंगे अगर आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इंडिया का कोई खिलाड़ी जाके कोई लीग नहीं खेलता। हमारे खिलाड़ी जो है वो पर तोल रहे होते हैं। अगर इंडिया के पास पैसा बहुत ज्यादा है, हम भी अपने खिलाड़ी को कम पैसा नहीं दे रहे हैं। 60 लाख रुपए दे रहे हैं और कितना दें? 60 लाख रुपए तो उसकी महीने की फीस है। वो जो एक टेस्ट मैच खेलता है कई लाख रुपए का होता है, एक वनडे मैच कई लाख रुपए का होता है, एक T20 मैच कई लाख रुपए का होता है। उसके अलावा उसका रोजाना का TAD है, जब वो नेशनल ड्यूटी पर होता है उसका TAD आप उठा कर देखें, उसका हर तरीके का अलाउंस उठा के देखें। अल्लाह तुम्हें पैसे दे रहा है, उसके बाद भी अगर ये बात करो कि देखिए या तो मेरे पास पैसे कम आ रहे हैं, मैं दूसरे को क्यों देखूं कि उसको इतने पैसे मिल रहे हैं। भाई उनके पास पैसा ज्यादा होगा, हमें तो वो दे रहे हैं। अपनी चादर देख के पैर पे मुझे इज्जत से दे रहा है, अल्लाह मुझे इज्जत से दे रहा है। मेरी महीने की आमदनी जो है वो जाके बनती है जी 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए। कोई जो बड़े क्रिकेटर हैं उनके इश्तिहारात वगैरह मिलाएं तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ कुछ इतना भी जाती है, तो ये कम है। उसके बाद अगर आप जाके बात करो कि नहीं हम क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे कि हमें एक लीग खेलने की इजाजत दी जाए, अरे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर आप किस तरह देख रही हैं भाई, इस तरह क्योंकि इतने पैसे मिल रहे हैं प्लेयर्स को, इतने पैसे मिल रहे हैं प्लेयर्स को। मैं तो इस पे एक पॉइंट, लड़कियों को कम मिल रहे हैं। अमन नेशनल टीम की करंट प्लेयर है जी। अमन प्लीज जरा सेंट्रल पॉइंट पे बात करें। नहीं, मेरा यही इसमें है कि डिसिप्लिन होना चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए इन मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट बोर्ड। चाहे वो PSL हो, बिग बैश हो, उसको आपको प्रायोरिटी इतनी नहीं देनी चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक को देनी चाहिए। डोमेस्टिक के फेजेस होते हैं, उसमें आप T20 खेलते हैं, 4 डेज खेलते हैं, 5 डेज खेलते हैं, 50 ओवर्स खेलते हैं। आपस में आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बनता है, आपके सीनियर प्लेयर्स और जूनियर प्लेयर्स मिलकर खेलते हैं, तो आप लोगों को स्टैब्लिश करना आता है उससे कि आपने आगे कैसे जाना है, इंटरनेशनल में कैसे खेलना है। अब ये तो नहीं हो कि भाई एक जगह आपका मैच हो न्यूजीलैंड से और आपको एक जगह से ऑफर आ जाए कि अमन इतने करोड़ ले लो, वहां पर आके तो फिर आप क्या करेंगी? सोच में पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल भी सोच में नहीं पड़ूंगी क्योंकि आपकी लॉयल्टी आपकी कंट्री के साथ है। ये चीज उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर क्या आ रहा है। कल हम जसवाल की बात कर रहे थे, सरफराज खान के लिए हम कह रहे थे पहला टेस्ट मैच खेला और सरफराज खान ने दोनों में ईच इनिंग 50 किया। वो जसवाल, ये प्रोडक्ट तैयार होके आ रही है। जसवाल ने जो डबल सेंचुरी स्कोर किए वो भारतीय क्रिकेट की तारीख में एक इनिंग में 14 छक्के लगाए। आज तक किसी भारतीय ने अपनी टेस्ट मैच की इनिंग में 10 छक्के भी नहीं लगाए। अच्छा नसीम भाई, एक चीज और आई, ये तो चलें जी ठीक है, उनका जय शाह साहब का बयान आ गया, ठीक है, अगर कुछ अच्छा क्रिकेट के लिए कर रहे हैं तो कर लें बिल्कुल। नसीम भाई, कामरान अकमल ने यह भी कहा कि रेफरी कम हो गए। ये रेफरी का एक तो बताएं काम क्या है और कम हो गए क्या मतलब है? PSL में हमारे पास रेफरी नहीं है, खत्म हो गए। देखिए एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे टॉप क्रिकेटर्स को मिलता है, हमारे मैच रेफरीज को, हमारे अंपायर्स को भी, जब वो जैसी जिम्मेदारी होती है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के पैसे मुझे PSL के बताएं कितने पैसे मिलते होंगे? PSL के एक मैच के जो मुझे सोर्सेज बताते हैं वो तकरीबन $3000 मिलते हैं। अच्छा, पिछले साल तक एक क्राइटेरिया था कि 5 हुआ करते थे मैच रेफरी, उनमें एक फॉरेन मैच रेफरी होते थे और 4 जो है वो लोकल हुआ करते थे, तो उनमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो अब एक रेफरी को जो है वो 14 मैच मिले। रोशन मानामा श्रीलंका से आए, उनको भी, और हमारे अली नकवी साहब को भी और जावेद साहब को भी मैच मिले। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर रेफरी हैं कि जो अरसे से काम करे, इफ्तिखार हुआ करते थे। नहीं तो आप बता रहे हैं कि अभी इन्होंने 5 से 3 कर दिए, 5 से 3 कर दिए। क्यों, वजह क्या है नसीम भाई? वैसे ही हमको इतना अमीर मुल्क तो नहीं है, करोड़ों रुपए इतने सारे लोग क्यों नहीं फायदा पहुंचा रहे हम लोग? हाँ, पहुंचाना चाहिए। देखिए ना, हमारे लोगों को जहां फायदा हो सकता है वो जरूर होना चाहिए और आप इसकी तादाद बढ़ा दें। देखिए ना, एक खिलाड़ी जो है वो अगर मैं 14 मैचेस से बात कर लूं और $3000 हैं, तो आप अंदाजा कर लें 45-50 को करीब इतने डॉलर्स हो जाते हैं, $1000 एक महीने के। आपको किरदार भी थोड़ा सा बताएं हमें कि ये मैच रेफरी जिसको इतने डॉलर्स मिल रहे हैं, $3000 एक मैच के, इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है? देखिए, अंपायर के भी तकरीबन इतने ही होते हैं। मैच रेफरी इज दी हेड ऑफ ऑल, जितनी भी सरगर्मियां चल रही हैं स्टेडियम के अंदर, क्रिकेटिंग उसका हेड है। अंपायर भी उसके अंडर में, सारे अंपायर उसके अंडर में, सब ईच एंड एवरीथिंग। क्रिकेटिंग इश्यूज जितने भी हैं, मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्रिकेटिंग इश्यूज जितने भी हैं वो मैच रेफरी के अंडर में। अगर ग्राउंड में कोई प्लेयर कोई ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हो जाता है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है, तो सजा देने का इख्तियार मुख्तलिफ क्लॉज के तहत मैच रेफरी को ही होता है।
अच्छा, ये आपने जो मुझे बताया कि चलें ये तो इनकी ड्यूटीज़ हो गई, अब हमारे यहाँ 2 और कम कर दिए, 3 रेफरी पे हो गया कि जी 5 की जगह 3 हो गए, तो क्या इसमें भी नसीम भाई ये हो रहा है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को, फिर तो इसमें भी फेवरेटिज्म हो रहा होगा, हज़ारों डॉलर इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं एमन को दूँ या नसीम भाई को दूँ या उसको दूँ, यही हो रहा होगा। ये देखिए ये फीलिंग आती है और नहीं तो फिर हो रहा होगा ना, ये हम किस तरह डिसाइड करेंगे, ये बेटर है जी। देखिए मैंने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पता किया कि इसमें आपके डोमेस्टिक डिपार्टमेंट का कितना बड़ा रोल है, सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। देखिए एक मैच रेफरी हैं हैदराबाद से, उनका ताल्लुक है, वो तो उन्होंने ख़त भी लिख दिया है मोहसिन नकवी साहब को कि सर हमारे साथ ये कौन सी नाइंसाफ़ी हो रही है। जब मैंने पता किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से इस सिलसिले में, तो पीसीबी के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। इसमें अगर रोल था तो कहते हैं कि पीएसएल की मैनेजमेंट का, जिसमें उस्मान वाला साहब हैं या सीईओ साहब सलमान नसीर साहब के भी इस सिलसिले में सोर्सेज ने कि इन लोगों की देखिए पीएसएल थोड़ा सा हटके है और पीएसएल की अपनी पूरी मैनेजमेंट होती है। तो इतलात ये कहती हैं कि पीसीबी का जो एग्जैक्ट डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है, जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी और दीगर इवेंट्स कराता है, उनका इतना बड़ा रोल नहीं था, बल्कि पीएसएल की मैनेजमेंट के लोगों का रोल ज़्यादा था। ठीक है नसीम भाई, एक और खबर है टाइम का, मैं चाहूँगा कि इस पर भी हम बात कर लें कि आईपीसी मिनिस्ट्री से अब ले लिया गया है, जो पीसीबी है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है उसको, कैबिनेट डिवीजन है उसको रिपोर्ट करेगी। वैसे तो पहले भी प्राइम मिनिस्ट्री वाला सीन होता था, पीसीबी का चेयरमैन कौन लगेगा, लेकिन अब आईपीसी मिनिस्ट्री से ले लिया गया है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए क्रिकेट के अफेयर्स अब कैबिनेट डिवीजन के अंडर में कर दिए गए और वज़ीर आज़म ऑफिस अब इसको डायरेक्टली देखेगा। पिछले कई साल से, जब से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फेडरल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बाकायदा तौर पे ख़त्म की गई थी, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को आईपीसी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के में मर्ज कर दिया गया था। अब स्पोर्ट्स भी उसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता था जिसमें और बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे ख्याल में अगर देखिए पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो तो मैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी मौजूद था जहाँ राना तनवीरुल हक साहब सरबराही कर रहे थे और उसमें एहसान मानी साहब उस वक्त चेयरमैन थे, वसीम खान साहब इंग्लैंड से आए हुए थे। उनके जहन में एक चीज़ आती है, हालांकि उनकी बहुत खिंचाई होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम की, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि जी हम खुद कमाते हैं। ना वो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मानते थे, ना अभी आईपीसी मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास ये इस्तेहकाक है कि वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहैसियत पैटर्न तकर्रुर करता है। बिल्कुल, अगर उनके हक में डायरेक्ट जा रहे हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर के पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो फॉर्मर कैप्टन थे, वो भी टाइम इतना नहीं दे सकते थे, तो कोई ऐसा वजीर आज़म कितना देगा। मेरे ख्याल में पीएम ऑफिस में एक प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए जो पीसीबी के मामलात को देखे, ना कि सिर्फ वजीर आज़म साहब की जानिब देखें। बिल्कुल जी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर हमारे सामने रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।